तो भाई कल के दिन हुआ आईपीएल 2024 का ऑक्शन और इस ऑक्शन में जिस टीम की सबसे ज्यादा तारीफ हुई, जिस टीम के लिए कहा गया कि सबसे कमाल की बिडिंग इस टीम ने करी है, वो कोई और नहीं, वो थी नन अदर देन चेन्नई सुपर किंग्स। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स कल के ऑक्शन में ऐसी इकलौती टीम थी, इसने बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से बिडिंग करी, जरूरत से ज्यादा किसी के पीछे पगलाए नहीं, और जिसके पीछे पगलाए तो वो वही प्लेयर था जो इनकी टीम को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहा था। और अगर किसी के पीछे ये लोग जा रहे थे तो कुछ भी करके उसको अपनी टीम में शामिल कर रहे थे, ना ही बहुत पैसे लुटाए, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा मैंने कहा अच्छे खासे प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल करा है, जो इनकी टीम को बहुत ही अच्छे से बैलेंस और बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करती है। जिस बिडिंग के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने सबसे ज्यादा तारीफें बटोरी वो बिडिंग थी समीर रिजवी की। समीर रिजवी यूपी के बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, और ये मैं सिर्फ बातों के लिए नहीं कह रहा हूं, अगर आप उस बंदे के नंबर्स को उठा के देखेंगे, खासकर टी20 फॉर्मेट के नंबर्स को उठा के देखेंगे, तो हाल ही में यूपी टी20 लीग में उस बंदे ने 9 इनिंग में मारे 455 रन, जहां 2 कमाल की सेंचुरी भी जड़ी थी, और उस पर्टिकुलर लीग में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला जो बल्लेबाज था वो कोई और नहीं, वो समीर रिजवी था। समीर रिजवी के बारे में कहा जाता है कि भाई ये अपनी मर्जी से किसी भी बॉलर को किसी भी वक्त पे इतने लंबे लंबे छक्के मारता है कि बॉलर बस देखता रह जाता है। अगर आप रविचंद्रन अश्विन के यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं ना, तो जितनी वीडियोस अश्विन ने हाल ही में ऑक्शन के एनालिसिस के ऊपर बनाई, हर वीडियो में एक बंदा जरूर होता था उनकी जिसका वो जिक्र हर बार करते थे, वो कोई और नहीं, वो समीर रिजवी था। वो भाई उसके लिए एकदम बंद आग करके कहते थे कि ये देखो कम से कम 5-6 करोड़ का बिकेगा, लेकिन समीर रिजवी ने उससे भी बड़ा हाथ मारा और बिके 8.40 करोड़ के। और बात देखो यहां पे सिर्फ यूपी टी20 लीग की नहीं है, क्योंकि इसमें तो जैसा मैंने कहा उन्होंने रन मारे ही मारे हैं भाई, 50.5 की एवरेज से और 188.8 की स्ट्राइक रेट से रन मारे हैं। कभी देखे हो किसी प्लेयर को टी20 फॉर्मेट में लगभग 51 की एवरेज और लगभग 190 की स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हुए। पर बात यहां पे सिर्फ यूपी टी20 लीग की भी नहीं है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जो खेली गई थी, वहां भी रिजवी ने 277 रन मारे थे 7 इनिंग में, एवरेज थी 69.25 की, टी20 फॉर्मेट में लगभग 70 की एवरेज, और स्ट्राइक रेट भी थी 139.89 की, जहां रिजवी ने मारे थे 2 कमाल के अर्धशतक। और मैं यहां पे आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि आईपीएल 2024 जैसे ही खत्म होगी ना, समीर रिजवी आपको मात्र कुछ ही महीनों के अंदर इंडियन जर्सी पहनते हुए 100% दिखेंगे, अगर बंदे को कम से कम 7-8 मैचेस भी खेलने को मिल गए, क्योंकि चेन्नई आसानी से किसी को मौका देती नहीं है। हालांकि मुझे लगता है रिजवी को 100% मौका देगी, क्योंकि रायडू की जगह जो खाली हुई है उसको कोई और नहीं, रिजवी ही भरेंगे। अब देखो जो बात आ गई है ना कि कौन किसकी जगह भरेगा, तो इसी को देखते हुए चेन्नई ने उठाया डैरेल मिचेल को, क्योंकि स्टोक्स जा चुके थे। स्टोक्स जैसा कोई प्लेयर चाहिए था जो भाई बीच में आके पारी संभाल भी सके और जरूरत पड़े तो अपनी मर्जी से चौके छक्के लगा भी सके। इसीलिए भैया दिल खोल के लुटाया, लेकिन पागलों की तरह नहीं लुटाया जैसे कमिंस और स्टार्क पे लुटाया है। 14 करोड़ में डैरेल मिचेल को अपनी टीम में शामिल करा, और डैरेल मिचेल क्या कर सकते हैं हम सब ने देखा है, वर्ल्ड कप में भी और नॉर्मल न्यूजीलैंड के मैचेस में भी। भाई बिग बैश में भी डैरेल मिचेल ऐसा बवाल मचा रहे थे कि आखिर इतने पैसे लुटाना बनता था। बंदा से बैटिंग नहीं करता है, मीडियम पेस बॉलिंग भी कराता है और ठीक ठाक करा लेता है कि अच्छे खासे ओवर्स बीच में निकाल सकता है। बाकी देखो एक्सपीरियंस्ड है और प्रेशर में बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस देता है। तो बस चेन्नई को ऐसे ही लोग तो चाहिए थे, और मैंने कहा था कि चेन्नई जो है वो शार्दुल ठाकुर के पीछे 100% भागेगी, और मात्र 4 करोड़ में उन्होंने शार्दुल ठाकुर को अपनी टीम में वापस शामिल कर लिया। पहले से चेन्नई का हिस्सा थे, इतनी कमाल की परफॉर्मेंस दी कि भैया 10 करोड़ के ऊपर चला गया था प्राइस उनका। जैसे ही चेन्नई छोड़ी तो लोग पागलों की तरह पैसे लुटा रहे थे, लेकिन उसके बाद जब उनका लेवल थोड़ा सा गिरा है, चेन्नई ने कहा तुम वापस आओ, देखना जैसे ही अगला ऑक्शन होगा ना 10 क्या 12 करोड़ का तुमको बना देंगे। और बात जो है वो यहां पे भी खत्म नहीं होती है भाई, मात्र 2 करोड़ में मुस्तफिजुर रहमान को चेन्नई ने अपनी टीम में शामिल करा है। वही मुस्तफिजुर रहमान जिनकी बांग्लादेश तो उतनी इज्जत नहीं कर रहा है, पर इज्जत का हकदार है बंदा। भाई जितना भी उसने आईपीएल में खेला है 80% ऑफ द ओवर्स उसने अपने डेथ में डाले हैं, उसके बावजूद भी 8 से नीचे की इकोनॉमी है, जबकि 16 से 20 ओवर में उस बंदे के 2 ओवर होते ही होते
होते थे, वो जिस टीम के लिए भी खेलता था, पर उसके बावजूद भी जैसा मैंने कहा डेथ ओवर्स में 8 के नीचे की इकोनॉमी रखना, यह अपने आप में बताता है कि मुस्तफिजुर रहमान की क्या काबिलियत है। चेन्नई के पास वैसे पथिराना पड़े हुए हैं, लेकिन पथिराना का फॉर्म जो है थोड़ा सा डाउनग्रेड हो रखा है। फर्क क्या पड़ता है, धोनी के अंडर आएंगे वो अपने आप अपग्रेड हो जाएंगे, लेकिन अगर गलती से ज्यादा अपग्रेड नहीं हो पाते हैं तो चेन्नई ने कहा वैसा ही एक बॉलर पड़ा हुआ है ना, यॉर्कर अपनी मर्जी से मारता है, कटर अपनी मर्जी से मारता है, तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है भाई। इतने बैलेंस तरीके से यहां चेन्नई ने प्लेयर्स उठाए हैं कि मजा आ गया भाई। चेन्नई के फैंस को तो गजब ही मजा आ रहा होगा, और इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए हर चेन्नई के हेटर को भी कि ऑक्शन तो इन्होंने बहुत कमाल का खेला। अब देखो मैं यहां पे जो बात बता रहा हूं ना उसे बहुत ही ध्यान से सुनना। अगर तुम चेन्नई की स्ट्रेटजी को एनालाइज करोगे ना तो भाई चेन्नई कभी भी इस तरीके से पागलों की तरह किसी के पीछे नहीं भागती है जैसे कल के दिन कमिंस के पीछे भागी है टीम और स्टार के पीछे भागी है। चेन्नई एक बहुत ही लिमिटेड तरीके से भागती है, और अगर भागती भी है किसी के बहुत पीछे तो उसके पीछे भागती है जिसके पीछे बाकी लोग उतना नहीं भाग रहे हैं। यानी वो प्लेयर बहुत ज्यादा फेमस नहीं होना चाहिए, उसकी बहुत डिमांड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्लेयर को ना आप ज्यादा बोल नहीं सकते हो। अब देखो स्टार को जहां लगभग 25 करोड़ में खरीदा है तो वहां पे स्टार अगर कुछ कम परफॉर्म करते हैं, अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में जो टीम का कैप्टन है या फिर टीम का मैनेजमेंट है वो स्टार को ज्यादा सुना नहीं सकता है कि आपको करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये सब कुछ नहीं कह सकते हैं। पर जब आप सचिन रविंद्र को मात्र 1.80 करोड़ में शामिल करते हो, डैरल मिचेल जैसे प्लेयर को शामिल करते हो जो होने को तो अच्छा खासा प्लेयर है, लेकिन उसके अंदर इस बात का कभी भी गुरूर नहीं उठा है कि भाई मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं। स्टार को पता है मैं बड़ा प्लेयर हूं, कमिंस को पता है कि मेरी डिमांड होगी, मैं महंगा बिकूंगा क्योंकि मैं एक टॉप नॉच टीम का टॉप बॉलर हूं, टॉप ऑलराउंडर हूं। पर डैरल मिचेल के साथ ऐसा नहीं है। शार्दुल ठाकुर को लिया है भाई, देखो ठाकुर को टीम में शामिल करा है ना, अब ठाकुर टीम में आएगा भाई 100% ठोक देगा। वही प्लेयर जब 10.5-11 करोड़ का केकेआर में गया था तो उसके अंदर भी उस वक्त पे गुरूर आ चुका था कि भाई अब मेरी डिमांड है, मैं बड़ा प्लेयर बन चुका हूं, इंडिया के तीनों फॉर्मेट में खेलता हूं। लेकिन अब जब ठाकुर थोड़ा सा डाउनग्रेड हुए हैं, थोड़ा सा आसमान से जमीन पे आए हैं, तो चेन्नई कहती है ऐसे ही प्लेयर चाहिए जिनसे हम भैया कुछ भी कह सकें और उनको भी यह महसूस हो सके कि भाई मुझे इस टीम के लिए सब कुछ देना है क्योंकि इस टीम ने मुझ पे भरोसा दिखाया है। अब तुम देखना मुस्तफिजुर रहमान का जो अपग्रेड वर्जन होगा ना, उसे देख के अगला जो मेगा ऑक्शन होगा 2025 में सारी टीमें कहेंगी ये भैया हमें अपनी टीम में चाहिए ही चाहिए। यही तो स्ट्रेटेजी हमेशा से चेन्नई की रही है। आप खुद सोचिए, दीपक चहर जो हैं वो जैसे ही इंडियन टीम में आते हैं उन्हें क्या हो जाता है, इतनी 2 कौड़ी की बॉलिंग क्यों कराने लगते हैं, लेकिन जैसे ही चेन्नई में आते हैं पता नहीं गजब कराने लगते हैं। पथिराना को देखिए, चेन्नई में वन ऑफ द बेस्ट भाई उनका सीजन रहा, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग उनके करियर की रही, लेकिन जैसे ही बंदा श्रीलंका में आया 2 कौड़ी की घटिया बॉलिंग कराई उस बंदे ने। अब वो भी छोड़ दीजिए, अगर आप देखें मोइन अली को भाई सीएसके के लिए लगातार इतना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं, बॉलिंग से भाई किसी बॉलर से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे जाते हैं, लेकिन वहीं पे मोइन अली द बैट्समैन कह लो या द बॉलर वर्जन ऑफ मोइन अली कह लो, जब अपनी इंग्लैंड टीम में रिटर्न करता है तो भाई समझ में नहीं आता है कि ज्यादा खराब क्या कर रहा है, बैटिंग या फिर बॉलिंग। अब तुम देखना यही बंदा जब वापस से चेन्नई में आएगा भाई सब कुछ करेगा। अभी तुम ऋतुराज गायकवाड़ का इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज में हाल देख रहे हो ना, भाई 10 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहा है बंदा, लेकिन यही गायकवाड़ जब चेन्नई में आएगा तो चेन्नई को पता है इसका जो थोड़ा सा गुरूर है नीचे हो रखा है, ये अपने आप को बड़ा प्लेयर अभी मान ही नहीं सकता है। ऐसे में आप उससे 100% कुछ भी करवा सकते हो। आपको पता है कि ये जब आपकी टीम में शामिल होगा तो 100% इंटेंट के साथ खेलेगा। तो बस चेन्नई जब बैठती है ना टेबल पे ऑक्शन करने, तो ऐसे ही प्लेयर्स को टारगेट करती है जो बहुत ज्यादा बड़े ना हो, जिनको पता हो कि भाई मैं एक एवरेज हूं या फिर बिलो एवरेज प्लेयर हूं, और अगर मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूं तो अभी मेरा वक्त बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे खुद को प्रूव करना है। जो भी टीम मुझ पर भरोसा दिखाएगी भाई मैं अपनी जान लगा दूंगा उसके लिए। हालांकि स्टोक्स एक ऐसे प्लेयर थे जिनको पिछले सीजन में चेन्नई ने नाम के बेसिस पे उठाया था, क्योंकि पैसा बहुत था और एक आधी प्लेयर वो उठा सकते थे, तो
जितना पैसा था स्टोक्स पे लुटा दिया। लेकिन भाई उस प्रेशर में आके उन्होंने स्टोक्स को खिलाना ही खिलाना है ऐसा जरूरी नहीं समझा। भाई पथिराना को खिलाना जरूरी था तो स्टोक्स से पहले पथिराना को खिलाया, थीक्ष्यानो को खिलाना जरूरी था तो स्टोक्स से पहले थीक्ष्यानो को खिलाया, और मोइन अली हो गए, कॉनवे हो गए, इनको स्टोक्स से पहले खिलाना जरूरी था तो उसको खिलाया जबरदस्ती। जैसा मैंने कहा कि ये एक बड़ा प्लेयर है, इस प्रेशर में आके उसे बेकार में टीम में शामिल नहीं करा, उसको ये एहसास करा दिया कि तुम भाई एक नंबर प्लेयर होगे, बड़े प्लेयर होगे, शानदार प्लेयर होगे तो इंग्लैंड के होगे, लेकिन चेन्नई में आते ही तुम सबके बराबर हो जाते हो। जहां पे पथिराना है वहीं पे स्टोक्स है, जहां पे थीक्ष्याना है वहीं पे स्टोक्स है। तो भाई ऐसी स्ट्रेटेजी ना तुमको असल में हर चीज में फॉलो करनी चाहिए। अगर तुम कुछ काम करते हो, तुम्हें बंदे अपनी टीम में शामिल करने हैं, तो कभी भी ऐसा बंदा टीम में मत लेना जो भले ही बहुत अच्छा हो अपने काम में, लेकिन उसको भी ऐसा लगता हो कि भाई मैं बहुत अच्छा हूं अपने काम में। ऐसे बंदे को लेना जो आपको पता है कि भाई इसके अंदर टैलेंट तो है, लेकिन इसको असल में बहुत अच्छे से नहीं पता है कि इसके अंदर कमाल का टैलेंट है। उसको लाना, उस पर भरोसा टिकाना, वो 100% तुम्हारे लिए सब कुछ न्योछावर कर देगा। उसके बाद धीरे धीरे उसको बेहतर बनाना, तो फिर वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। यही रीजन है कि कहते हैं जो चेन्नई में आता है वो चेन्नई का बन के रह जाता है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कि चेन्नई ने कल के दिन जो भी बिडिंग्स करी हैं उसके बारे में आपका क्या टेक है, आपकी क्या ऑनेस्ट राय है, कमेंट बॉक्स जरूर दीजिएगा। और किस किस को लगता है कि चेन्नई आईपीएल 2024 भैया यहां पे डिफेंड करेगी, यानी आईपीएल 2023 जीती हुई है, वापस से आईपीएल 2024 जीत के दोबारा विजेता बनेगी। जो भी आपकी इस बारे में राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और टीम है जो यहां पे आईपीएल 2024 उठा सकती है, तो बस भैया वेट नहीं करने का, उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मौजूद है, पिन कमेंट में नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी का, जहां क्रिकेट वर्ल्ड की ऐसी ऐसी बातें हम आपके लिए ला रहे हैं। इस ऑक्शन को लेके भी ऐसी ऐसी खबरें वहां पे आ रही हैं, रेगुलर आ रही हैं भैया, सेकंड दर सेकंड, जो आप आसानी से भाई जान नहीं पा रहे होंगे। बिल्कुल पर्दे के पीछे से बातें आपके लिए लाते हैं, 100% सत्य, बहुत मेहनत के साथ लाते हैं। तो भाई टाइम मत वेस्ट करिए, क्रिकेट टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आप खुद कहेंगे भाई क्या बात बताते हो, कसम से मजा आ जाता है। उसके अलावा पैसे कमाने के भी बहुत वहां पे तरीके हम आपको बताते हैं भैया अंदर के। तो अगर आप आना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, इसलिए भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।